एक शांतिनगर नाम के शहर में रमेश और सुरेश नाम के दो बेटे अपनी माँ के साथ रहा करते थे। माँ उनके पिताजी के गुजर जाने के बाद अकेले ही घर का गुजारा किया करती थी। उनके घर में बहुत गरीबी होने के कारण दोनों ही बच्चों को वो नए कपड़े नहीं लेकर दे सकती थी, मगर वो अपने बच्चों को हमेशा ही अच्छी शिक्षा दिया करती थी। उसके दोनों बेटे भी बड़े होशियार थे। उन्होंने उसे कभी अकेले पढ़ने नहीं दिया था। अब एक दिन सुरेश और रमेश सोचते हैं कि अरे सुरेश, हमारी माँ कितनी मेहनत करती है, क्या हम हमारी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर सकते? हाँ रमेश, यही विचार मेरे मन में कई बार आया। तो हम क्या कर सकते हैं माँ के लिए? हम कुछ काम करके थोड़े बहुत पैसे कमा सकते हैं। ये तुम्हारा अच्छा विचार है। हम दोनों ऐसा ही करेंगे जिससे हम अपनी माँ को कुछ खुशियां दे सकें। हाँ चलो, हम कुछ काम ढूंढते हैं। अब सुरेश और रमेश एक दुकान पर पेपर बांटने का काम ढूंढ लेते हैं। वो दोनों सुबह सुबह घर जाकर पेपर बांट कर आया करते थे और उनके पैसों से उन्होंने माँ के लिए एक साड़ी खरीदी। माँ, मैंने आपके लिए एक साड़ी खरीदी है, ये हम दोनों मिलकर लाए हैं। माँ, ये साड़ी तुम्हें पसंद आई? हमने हमारी कमाई से ली है। अरे, ये तुम दोनों ने कब ली और इसकी क्या जरूरत थी? अरे माँ, इसकी जरूरत थी आपको। आप हमारे लिए कितना करती हैं? अरे माँ, तुम्हारे लिए हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इतना ही तो किया है। तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे हो और मुझे भगवान की कृपा से मिले हो। ऐसा कहकर माँ ने रमेश और सुरेश को गले लगा लिया और अपना काम करने के लिए चली गई। अब सुरेश और रमेश दोनों मन लगाकर पढ़ाई किया करते थे। उनकी परीक्षा में मार्क्स भी अच्छे आते थे। इसी वजह से उनसे माँ बहुत खुश हुआ करती थी। अब रमेश और सुरेश बड़े हो गए, उनकी अच्छी कंपनी में जॉब लग गई। वो बहुत अच्छा काम करने लगे। अब उनकी माँ को काम करने की कोई जरूरत नहीं थी। एक दिन रमेश और सुरेश अपनी माँ से कहते हैं, माँ, अब तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम काम छोड़ दो। दोनों बेटे यही बात बोलने लगते हैं। फिर उनकी माँ उनसे कहती है, अरे मेरे बच्चों, तुमने मेरे लिए ऐसा सोचा, यही बहुत है। मुझे और क्या चाहिए? अब तुम मेरे बारे में ज्यादा मत सोचा करो। अब तुम तुम्हारे बारे में सोचो कि आगे तुम्हें क्या करना है। ऐसा बोलकर माँ वहां से चली जाती है और रमेश और सुरेश अपनी अपनी सोच में डूब जाते हैं कि माँ के बोलने का क्या मतलब है। अब कुछ दिनों बाद रमेश और सुरेश अच्छी घर की लड़कियों के संग शादी कर लेते हैं और उनसे शादी करने के बाद वो एक ही घर में सारा परिवार मिलजुल कर रहने लगता है। और अब रमेश सुरेश की बीवियां अपने पति से कुछ न कुछ बात पर झगड़ा किया करती थीं। रमेश की बीवी का नाम था शीला और सुरेश की बीवी का नाम था सीमा। दोनों एक दूसरे के संग बहुत अच्छी तरह से रहा करती थी, मगर उनकी माँ का कुछ भी काम नहीं किया करती थी। बच्चों की शादी हो जाने के बाद उसके बेटों ने उससे कहा था कि अरे माँ, अब तुम्हारी बहुएं आ गई हैं, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। हाँ बेटा, अब मैं निश्चिंत हो गई हूँ, मुझे अब कोई चिंता नहीं है। इसी वजह से माँ अब कोई काम नहीं कर रही थी, मगर ये सब देखकर बहुएं सास से बड़ी ईर्ष्या किया करती थी और उनसे अच्छे से बात भी नहीं करती थी। इसी वजह से वो अपने पतियों से हमेशा माँ के बारे में शिकायत किया करती थी। शीला रमेश से बोली, अजी सुनते हो, आपकी माँ कुछ भी काम नहीं करती है और अगर बच्चों को संभालने की बोलो तो बोलती हैं कि मेरे बच्चों ने मुझे काम करने के लिए मना किया है। ऐसा बोलकर वे बात टाल देती हैं। अरे क्या बात कर रही हो ये तुम भाग्यवान, हमने तो माँ को ऐसे ही कहा था, मगर लगता है उन्होंने बहुत मन से ले लिया। चलो जाने दो ना। अब इधर सुरेश का भी यही हाल था। उसकी पत्नी भी उससे शिकायत कर रही थी। सीमा बोली, अजी सुनते हो, माँ ना कुछ भी काम नहीं करती मगर हमारे पैसों से मजे कर रही है। हाँ तुम सही कह रही हो, हमें माँ का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब ऐसा सोचकर सुरेश और रमेश एक दिन घर में बैठकर ऐसे ही गप्पे मार रहे थे। तभी माँ का विषय निकला तो सुरेश बोला, अरे रमेश, अब माँ को संभालना हमारे बस की बात नहीं है। हम हमारी माँ को किसी वृद्धाश्रम में क्यों नहीं भेज देते, उससे हम भी खुश रहेंगे और हमारी बीवियों की टेंशन भी खत्म हो जाएगी। हाँ भैया, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने, हम ऐसा ही करेंगे। अब दोनों भाई बहुत खुश हो जाते हैं, अब कोई टेंशन नहीं। ऐसा सोचकर दोनों भाई अपनी पत्नियों के संग सो जाते हैं। बच्चे ये सारी बातें सुन लेते हैं, मगर उन्हें ये बात पसंद नहीं आती। वो उनकी दादी के पास जाकर उन्हें एक योजना बताते हैं। दादी जी, आपको माँ और पिताजी वृद्धाश्रम भेजने के लिए सोच रहे हैं। क्या बात कर रहे हो बेटा? दादी जी, मेरे पास एक अच्छी योजना है। मैं आपको एक योजना बताता हूँ, आप वैसे ही करना जैसा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है बेटा, आप जैसा बताओगे मैं वैसे ही करूँगी।
दादी, कल हम आपको एक बड़ा सा संदूक ला कर देंगे और उसमें आपको जायदाद के नकली कागज रख देना और घर में बताना कि ये मेरे पति ने मेरे नाम पर किए हैं। ठीक है बेटा। बच्चे रात को ही एक बड़ा संदूक लेकर वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, दादी, ये बहुत ही बड़ा संदूक है और अब इसमें आप कल कुछ जायदाद के पेपर रख देना, जिससे इन्हें भरोसा हो जाएगा कि आपके पास कुछ तो पैसे हैं। फिर ये लोग आपके घर में अच्छे से देखभाल करेंगे और हम आपके साथ रह पाएंगे। हाँ मेरे बच्चों, मुझे भी आपके साथ ही रहना है। आप चिंता मत करो। आपकी वजह से ही मैं मेरे परिवार के साथ रह सकती हूँ और मुझे क्या चाहिए इस जिंदगी में। बच्चे अपनी दादी से बड़े प्यार से मिलते हैं और उनको लेकर दादी सो जाती हैं। अब अगले दिन बच्चे जैसा बताते हैं, दादी ठीक वैसा ही करती है। अब रमेश और सुरेश को यह पता नहीं चल रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। वो एक दूसरे की ओर देखते हैं, तभी वो कुछ अजीब सा महसूस करते हैं। बेटा, अब मैं कुछ दिनों की मेहमान हूँ। मैंने सोचा कि तुम्हें बता दूं, तुम्हारे पिताजी ने मेरे नाम पर 50 एकड़ जमीन करके रखी है। उन्होंने कहा है कि उनके मरने के बाद जो मुझे संभालेगा उसके नाम पर ये जायदाद हो जाएगी। माँ की ये बात सुनकर रमेश और सुरेश हक्के बक्के रह जाते हैं और मन ही मन में सोचते हैं। रमेश सुरेश से बोला, अरे हमारी माँ के पास इतने सारे रुपए की जमीन है, क्या तुमको इसके बारे में पता था? नहीं भाई, मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता था। अब सुरेश और रमेश अपनी माँ को अच्छी तरह से संभालने लगते हैं और उनकी दोनों ही बहुएं उनकी इतनी सेवा करती हैं कि माँ ये सब देखकर बहुत खुश होती है। अब बच्चे भी बड़े खुश थे कि वो अब उनकी दादी के संग रह सकते हैं। बच्चे दादी से बोले, देखो अब सब कितनी अच्छी तरह से आपसे बर्ताव कर रहे हैं, अब आपको कोई टेंशन नहीं है। हाँ मेरे बच्चों, मुझे और क्या चाहिए। मुझे तुम्हारे साथ रहने को मिल रहा है, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बच्चों की बातें सुन दादी बहुत खुश होती है और अपने बच्चों को गले लगा लेती है और बोलती है, बेटा तुम्हारी वजह से मुझे इस घर में रहने के लिए अच्छे तरीके से देखभाल मिल रही है। अब दादी, बेटे और बच्चे खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा हमारे बड़े बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए। वो हमारे लिए आज भी बहुत जरूरी हैं। अरे करम जली, इतनी देर लगाती है पानी लाने में? अभी कपड़े धोने हैं, बर्तन मांजने हैं, वो सब कौन करेगा? अभी करती हूँ माँ। खबरदार मुझे माँ कहा तो। खुद की माँ को तो जन्म लेते ही खा गई तू, अब क्या मुझे भी मार डालना चाहती है? अरे सपना बेटा, आज जल्दी उठ गई, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, बस जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। हाय दैया, ये देखो मेरा सोना भूख से तड़प रहा है और अब तक इस चुड़ैल ने खाना भी नहीं बनाया। अब मेरा मुंह ही ताकती रहोगी या जल्दी से खाना भी पकाओगी? अभी बनाती हूँ माँ, अभी बनाती हूँ। माँ, आज तो मुझे मछली खाने का मन कर रहा है। हाँ सोना, आज खाने में मछली ही पकाएंगे। ओ बेला, सुना तुमने? मेरी बेटी को आज मछली खानी है। जाओ नदी पे जाकर थोड़ी मछलियाँ पकड़ के लाओ। जी, जाती हूँ। हाँ, आज तो एक भी मछली नहीं मिल रही, मैं क्या करूँ? माँ, आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? बोलो ना माँ। हाँ? ओह, मेरी अंगूठी, वो मेरी माँ की आखिरी निशानी है। मेरी अंगूठी मुझे वापस करो। ये कैसी सुरंग है? हाँ, ये कैसी जगह है? बचाओ, बचाओ, मेरे बच्चे, बचाओ! आग लग गई है, आग! कोई बचाओ मेरे बच्चों को, वो मर जाएंगे। बचाओ! ओह, मेरे बच्चे, मेरे नन्हे नन्हे बच्चे, वो उस आग में फंस गए हैं। कोई उन्हें बचाओ। बेटी, क्या तुम उन्हें बचा सकती हो? कृपया मेरी मदद करो।
घबराओ मत चिड़िया, मैं अभी उन्हें बचाती हूँ। मैं तुम्हारी आभारी हूँ बेटा, तुम इस रास्ते से आगे जाना। अरे ये क्या, इस नदी का पानी कैसे सूख रहा है? हाँ? तो तुम यहाँ हो? वो अंगूठी मेरी माँ की आखिरी निशानी है, मुझे वो अभी वापस दो। तुम हमें हर रोज पानी से पकड़कर मारती हो, तुम बहुत ही बुरी हो। मैं तुम्हें वो अंगूठी वापस नहीं दूंगी। वो मेरी मजबूरी है, मुझे ऐसा मेरी सौतेली माँ के कहने पर करना पड़ता है। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी अंगूठी वापस दे दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। उस पहाड़ पर एक चुड़ैल रहती है, वो अपनी काली शक्तियों से इस नदी के पानी को सुखा रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही ये नदी पूरी सूख जाएगी और हम सब मर जाएंगे। तुम्हें उस चुड़ैल को किसी भी तरह रोक उसकी काली शक्तियों को खत्म करना होगा। ठीक है, मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगी, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि अगर मैंने उस चुड़ैल को रोक दिया तो तुम मुझे मेरी अंगूठी वापस कर दोगी। हाँ जरूर, मैं वादा करती हूँ। एक बार इस नदी का पूरा पानी सूख जाए तो मैं इसमें से सारी मछलियों को खा जाऊंगी। हाँ, फिर मुझे मछलियाँ पकड़नी नहीं पड़ेगी। तुम यहाँ से चली जाओ, ये चुड़ैल बहुत ही दुष्ट है। उसने मुझे इस पिंजरे में बंद कर दिया है, वो तुम्हें भी पकड़ लेगी। चली जाओ यहाँ से। भाग जाओ यहाँ से, मैंने पिंजरे का ताला खोल दिया है। नहीं, मुझे बाहर जाने से डर लगता है, वो चुड़ैल मुझे फिर से पकड़ लेगी। मैं यहीं रहूंगा। फिर तो मुझे ही तुम्हें उस चुड़ैल से बचाना होगा। कौन हो तुम और इधर क्या कर रही हो? तुम्हें अपनी काली जादू को अब रोक देना चाहिए। उसकी वजह से नदी का पानी सूख रहा है और सारी मछलियाँ मर रही है। ऐसा मत करो। अच्छा है, अब मैं उन सारी मछलियों को खा जाऊंगी। मछलियाँ पकड़ पकड़ के मैं थक चुकी हूँ और इसीलिए मैं इस नदी को सुखा रही हूँ। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा मत करो। हाँ, तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? अब मैं तुम्हें भी एक मछली बनाकर खा जाऊंगी। चलो, अब मैं बाजार में जाकर कुछ मिर्च मसाले ले आती हूँ, फिर मैं तुम्हें अच्छे से पका कर खा जाऊंगी। सुनो तोते, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अगर आज भी तुम हिम्मत नहीं दिखाओगे तो हम कभी भी इस चुड़ैल से छुटकारा नहीं पाएंगे। तुम बहुत ही दिलेर और अच्छी लड़की हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये लो, इस जादुई छड़ी को अपने पास रखो, इससे तुम उस चुड़ैल को एक अच्छा सबक सिखा पाओगी। हाँ, तुम्हें पहले जैसे किसने बनाया? वो तो ये बताएगा। लोगों को पकड़कर तुम कैद करती हो ना, अब हम तुम्हें मजा चखाएंगे। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे तो सिर्फ वो मछलियाँ खानी थी। मछलियाँ तो तुम्हें जरूरत के हिसाब से मिल रही थी, लेकिन तुम लालची होकर उन सभी को खाना चाहती हो। लालच और जरूरत में बहुत फर्क होता है। तुम अपने लालच और फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचा रही हो। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधी हो गई थी। तुम सही हो, मुझे अपनी जरूरत के हिसाब से ही चीजें लेनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दो, मैं अपनी काली जादू को रोक दूंगी और आज से किसी भी मछली की जान नहीं लूंगी। तुमने मेरी आंखें खोल दी बेटी।
बहुत बहुत शुक्रिया बेला। तुम सच में बहुत ही अच्छी और प्यारी बच्ची हो। तुमने हम सबको बचा लिया, उस चिड़िया के घोंसले को भी और हाँ, इस तोते को भी। हाँ, लेकिन ये सब आपको कैसे पता? मैं सब कुछ जानती हूँ। मैं बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा देना चाहती हूँ जिसे पाने के बाद तुम्हें कभी मछलियाँ नहीं पकड़नी पड़ेगी। हो, इतना सारा सोना। हाँ, तुम इसकी हकदार हो क्योंकि तुम्हारा दिल इस सोने से भी अधिक मूल्यवान है। और हाँ, ये लो तुम्हारे माँ की अंगूठी। शुक्रिया, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, ये क्या? हाँ, इतना सारा सोना, ये तुम्हें कहाँ मिला? अरे वाह, फिर तो अब हम दोनों भी जाकर ढेर सारा सोना लेकर आते हैं। तब तक तुम खाना बनाकर तैयार रखना। वाह, ये तो सच में ही अनोखी जगह है। अब तो यहाँ से ढेर सारा सोना लेकर ही जाएंगे। मेरी मदद करो, मेरे बच्चों को बचाओ, मेरे घोंसले को बचाओ। पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हारा घोंसला बचाने के लिए हम अपनी जान क्यों जोखिम में डालें? नहीं तो क्या, अगर हमें कुछ हो गया तो? चलो माँ, जल्दी चलो, हम तो यहाँ सोना लेने आए हैं। ये तो वही मछली लगती है। चलो जल्दी से उससे वो सोना मांग लेते हैं। ए मछली, क्या तुमने ही हमारी बेला को सोना दिया था? क्या तुम उसकी माँ हो? हाँ हाँ, मैं उसकी माँ हूँ। अब जल्दी से हमें भी वो सोना दे दो। अभी देती हूँ। अरे ये क्या हो गया? हम मेंढक कैसे बन गए? वो इसलिए क्योंकि तुम दोनों ही बड़ी आलसी, कामचोर और लालची हो। तुम उस बेला की सौतेली माँ हो। तुम दोनों ने आज तक उस बेचारी लड़की से बहुत ही बुरा बर्ताव किया है। ये उसी की सजा है। नहीं नहीं, हमें माफ कर दो। हम अब उससे कभी बुरा बर्ताव नहीं करेंगे और हमें अब सोना भी नहीं चाहिए। लेकिन हमें फिर से पहले जैसा बना दो। हम अपनी गलतियां सुधारेंगे। अब जाओ यहाँ से और साथ में मिलजुल कर रहो। इसी में तुम्हारी भलाई है। हमें माफ कर दो बेटी, हमने तुम्हें बड़ा दुख दिया है। हम अपने किए पर शर्मिंदा हैं। हमें माफ कर दो। मेरी माँ। दोस्तों, कभी कभी हम किसी के बारे में गलत धारणाएं बनाकर उनसे अनुचित व्यवहार करते हैं। क्या हो अगर वे अपने खुद के रिश्तेदार ही हो? इस कहानी में संगीता ने भी कुछ ऐसा ही किया है। चलिए देखते हैं। और हाँ, ऐसी ही अनोखी और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। संगीता एक 18 साल की बहुत अच्छी लड़की है। पिछले साल माँ के गुजरने के बाद उसने घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पे उठा ली है। लेकिन एक दिन अचानक उसके पिताजी श्रीधर दूसरी शादी करके नई बीवी के साथ घर आए। संगीता, ये तुम्हारी माँ है, अब ये तुम्हारा ख्याल रखेगी। पिताजी की बात सुन के संगीता को बहुत बड़ा झटका लगता है। उसके और पिताजी के बीच कोई तीसरा आए, ये बात उसे खटकती है। वो अपने पिताजी के साथ बहुत बेरुखी से पेश आती है। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ पिताजी। संगीता नाराजी से कॉलेज चली जाती है। उसका व्यवहार देख के श्रीधर और सौतेली माँ थोड़ी दुखी हो जाते हैं। आप बुरा मत मानिए, हमारी शादी के बारे में उसे पता नहीं था। थोड़ा वक्त जाने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। संगीता बहुत सुस्वभावी लड़की है। जी, कोई बात नहीं। दिन गुजर रहे थे। संगीता और उसकी सौतेली माँ के बीच का तनाव बढ़ रहा था। संगीता, कॉलेज से जल्दी घर आया करो। अब क्यों मेरी लाइफ में ताक झाक कर रही है? अपना काम देखिए। वही तो कर रही हूँ बेटा। ठंड का मौसम शुरू हो रहा है, अंधेरा भी जल्दी हो जाता है, इसलिए ये स्वेटर तुम। बस कीजिए ये प्यार का नाटक। आप मेरी माँ की जगह कभी नहीं ले सकते, ये याद रखिए। संगीता अपनी सौतेली माँ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। उनकी हर बात से उसे गुस्सा आता, फिर चाहे वो उसकी भलाई के लिए क्यों न हो।
पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, हर बात में दखल अंदाजी कर रही है। ये खाओ, ये मत खाओ, ये करो, वो मत करो, ये कपड़े पहनो, घर जल्दी आओ। आई जस्ट हेट हर। संगीता की सौतेली माँ का पेशेंस भी अब धीरे धीरे खत्म हो जाता है और अब दोनों में रोज नोकझोंक होने लगती है। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। कितना भी किसी के लिए करो, उसे उसकी कोई कीमत ही नहीं होती। क्या हर सौतेली माँ बुरी होती है? हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो बहन, ये लड़की है ही नकचड़ी। बड़ों से बात करने की जरा भी तमीज नहीं है इसे। ससुराल जाके हमारी ही नाक काटेगी ना। लेकिन और नहीं तो क्या, तुम भी अब उसके साथ सख्ती से पेश आना। संगीता और उसकी माँ श्रीधर से एक दूसरे की शिकायत करती रहती है। श्रीधर के लिए अब एक नई टेंशन हो गई है। उसके लिए दोनों ही समान रूप से इम्पोर्टेंट है। सुनिए, आप जरा अपनी लाडली को समझाइए। मेरा कहा बिल्कुल नहीं मानती। मैं क्या दुश्मन हूँ उसकी? आप शांत रहिए, मैं उससे बात करूंगा। वो तो आप पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। कुछ फायदा हुआ? श्रीधर को समझ नहीं आ रहा है संगीता और अपनी पत्नी को कैसे समझाए। संगीता अपने मामा मनोहर के काफी करीब है। कुछ दिन के लिए उसे मामा के घर भेजता हूँ, मूड अच्छा हो जाएगा उसका। पास ही के गांव में संगीता के मामा मनोहर की दवाई की दुकान है। संगीता अपने मामा मनोहर की बहुत लाडली है। वो श्रीधर की अनुमति से मनोहर के यहाँ 2 दिन रहने आती है। चलो अच्छा हुआ तुम 2 दिन यहाँ रहने आई। मुझे भी बड़ी याद आ रही थी तुम्हारी। मामा, क्या मैं आपके घर हमेशा के लिए रहने आ सकती हूँ? संगीता का सवाल सुन के मनोहर चकित हो जाता है। क्यों बेटा, कोई परेशानी है? संगीता झिझकते हुए अपनी मन की बात मनोहर को बताती है। जी वो मैं मेरे उस घर में आई नई औरत के साथ बिल्कुल नहीं बनती। आई हेट हर। ऐसा नहीं कहते बेटा, वो तुम्हारी माँ है। नहीं, वो मेरी माँ नहीं हो सकती मामा। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, फिर भी मेरी लाइफ में दखल अंदाजी करती है। बस मुझे उससे छुटकारा चाहिए। मनोहर संगीता की बातें सुन के परेशान हो जाता है। मामा, आप केमिस्ट हो ना? हाँ, तो आप मेरी मदद कर सकते हैं। वो कैसे? आप मुझे ऐसी दवा दीजिए जो जहर के जैसा काम करे। मनोहर संगीता की बात सुन के चौंक जाता है। उससे तुम्हारी समस्या कैसे खत्म हो जाएगी? मैं उस नई माँ को वो दवा खिला के मार डालूंगी। मनोहर को संगीता की बात सुन के झटका लगता है और वो सोच में पड़ता है। बात काफी सीरियस हो चुकी है। मनोहर घर की अलमारी से एक दवा की शीशी ले आता है और वो संगीता को देता है। संगीता, ये एकदम जालिम दवा है। बस तुम रोज इसमें से 2 बूंद दवा तुम्हारे माँ के खाने में मिला दो। ये दवा एक साथ क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते मामा? इस दवा से तुम्हारे माँ की तबीयत धीरे धीरे खराब हो जाएगी और लोगों को लगेगा कि वो बीमारी की वजह से, मतलब धीरे धीरे स्वास्थ्य खराब हो जाने की वजह से स्वर्गवासी हो गई, मतलब नेचुरल डेथ। अच्छा, ठीक है। लेकिन और एक जरूरी बात तुम्हें करनी है। वो क्या मामा? इस दरमियान तुम्हें तुम्हारी माँ के साथ एकदम अच्छा व्यवहार रखना होगा ताकि जब वो मर जाए तुम पर कोई शक ना करे। संगीता मामा की बात से राजी होती है और 2 दिन बाद अपने घर लौट आती है। संगीता, तुम्हारे लिए खीर बनाई है, खाना है तो खा लो। ओह थैंक यू माँ, जरूर बढ़िया बनी होगी। संगीता का बदला व्यवहार देख उसकी माँ और पापा खुश हो जाते हैं। चलो बढ़िया है, लगता है मनोहर मामा ने संगीता को अच्छी समझ दी है। संगीता ने अब रोज उसकी माँ के खाने में उस दवाई की 2 बूंदे डालना शुरू किया और उनके साथ बड़े प्यार से पेश आने लगी। उसके अच्छे बर्ताव की वजह से उसकी माँ भी उससे प्रेम पूर्वक पेश आने लगी और इस प्रकार कुछ ही दिनों में दोनों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति बदल गया। माँ, समोसे खाने का बड़ा मन कर रहा है। हाँ ठीक है, मैं कल ही बना देती हूँ। बस जरा ये हाथ का दर्द थोड़ा कम हो जाए। पता नहीं अचानक क्या हो गया है। ओह, आपने मुझे बताया क्यों नहीं माँ? लाइए, मैं आपके हाथ को मालिश कर देती हूँ। माँ के हाथ को मालिश करते समय संगीता सोच में पड़ जाती है। हे भगवान, ये कहीं मेरी उस दवा की वजह से तो नहीं हो रहा? अगले ही दिन संगीता की माँ बुखार से बीमार पड़ जाती है और संगीता मन ही मन डर जाती है। वो तुरंत अपने मामा के घर पहुँचती है। अरे संगीता बेटा, तुम कब आई? मामा, क्या आपके पास उस जहर वाली दवा का असर नष्ट करने वाली कोई एंटीडोट दवा है? क्यों, क्या हुआ? मामा, मेरी माँ दरअसल बहुत अच्छी है। मैंने ही खामखा उनके बारे में घृणा पाली थी। ओह, लेकिन तुम्हें तो उनसे छुटकारा चाहिए था ना? नहीं, मैं गलत थी। मुझे वो अच्छी लगती है, मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। लेकिन अब उस जहर का असर दिख रहा है, वो बीमार पड़ रही है।
प्लीज उस जहर का एंटीडोट दीजिए कौन सा जहर? जो आपने मुझे दिया था माँ के खाने में मिलाने के लिए। संगीता की बात सुन के मनोहर हंस पड़ते हैं और संगीता चकरा जाती है। संगीता, मैंने तुम्हें जो दवा दी थी वो कोई जहर वहर नहीं थी, शक्कर की चाशनी थी। मनोहर की बात सुन के संगीता चकित और रिलैक्स हो जाती है। क्या? ओह थैंक गॉड। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया मामा? देखो बेटा, हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है क्योंकि हर कोई अलग अलग परिस्थितियों से गुजरता है, लेकिन हमें एक दूसरे को समझने की दिल से कोशिश करनी चाहिए, तभी अच्छे रिश्ते बन सकते हैं। संगीता मनोहर की बात ध्यान से सुन रही है। और जब कभी अपने ही लोगों के बीच तनाव आ जाता है तब उनसे जुड़े हर किसी व्यक्ति की यही कोशिश होनी चाहिए, वो दोनों परिचितों को शांत रहने का सुझाव दे और उन्हें सही दिशा दिखाए। बस मैंने वही किया। संगीता मामा को धन्यवाद देके तुरंत अपने घर निकलती है। जिंदगी में पहली बार जहर की वजह से रिश्ता जुड़ते देखा है, ना कि मरते हुए, वरना जहर तो मारने के लिए ही बदनाम है। देखा दोस्तों, कैसे संगीता एक बहुत बड़ी गलती करते करते बची और कैसे द्वेष के बदले प्यार ने उसके रिश्ते को बचा लिया। हमें भी संगीता से सीख लेके अपने रिश्तों को प्यार से संभालना चाहिए। चलिए फिर जल्द ही आपको मिलती हूँ एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।